आप वॉलंटियर की तरह काम करना शुरू करिए। क्योंकि मुझे खुद पता है जब मैं एमएनसी में जॉब करता था, तो मैं बचे हुए टाइम में सैटरडे संडे में या ऑफिस टाइम के बाद मैं एज़ ए वॉलंटियर काम करता था। ताकि मुझे नॉलेज हो इस फील्ड की, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से फंड्स आते हैं, कहाँ से टीम बनती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती है, कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते हैं, कैसे गाँव वालों से इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन आपने एक ही झटके में जॉब छोड़कर आप पूछ रहे हैं कि मुझे एनवायरनमेंट के फील्ड में करना है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे और खुद सावजी ढोलके थे और काफ़ी पद्म विभूषण और पद्मश्री लोग थे। तो वहाँ पे हमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे आज भी जो उनको देख के लगता है कि सरकार सच में कैसे-कैसे लोगों को चुन-चुन के पद्मश्री देती है ना? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चल नहीं पा रहे थे, क्या नहीं करते हैं। उन लोगों से पूछ-पूछ के मैंने थोड़ा पॉइंट्स नोट किए और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी लाइफ़ में उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ को मैं कोशिश करूँगा कि जीवन में अपनाऊँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देख रहे हैं इक्वलेस। हमारे साथ हमारे गेस्ट आए हैं, रिपीटेड गेस्ट हैं क्योंकि पहले हम इनसे लगातार बात कर चुके हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका बार-बार बात करने का मन करता है और वो हैं हमारे आदरणीय पॉन्डमैन रामवीर तंवर जी। नमस्कार। कैसे हो आप रामवीर भाई? मैं बहुत अच्छा उन हूँ लोगों और के आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके नाम को बोलते हैं रणवीर तंवर? नहीं, नहीं, उसमें ये एक्चुअली उनकी गलती नहीं होती है, वो उसको प्रोनंसिएट ही ऐसे करते हैं। कुछ लोग वो रणवीर बोलते हैं उसको, है ना? मतलब 50% लोग रणवीर है, लेकिन रामवीर भी बोल देते हैं तो उनको ना फिर तंवर को कभी तंवर बहुत ही रेयर लोग बोलते हैं, उसको तनवर बोलते हैं। बट मैं समझ जाता हूँ, पहले गुस्सा आता था लेकिन अभी नॉर्मल लगता है कि ठीक है यार, रामवीर वो अगर मैं भी तंवर। किसी नए वर्ड को पढ़ूंगा तो शायद वैसा ही प्रोनंसिएट। वो गुस्सा तो आएगा ही भाई। आपको पता है साउथ इंडिया में जो सुब्रमण्यम है, सुब्रमणियन है। तो अगर आप सुब्रमण्यम को मनियन बोल दोगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि मैं सुब्रमणियन हूँ, मनियम नहीं हूँ। हाँ, उनका जैसे स्वामी जी हैं, डॉक्टर स्वामी, उनका नाम सुब्रमण्यन स्वामी है, मनियम नहीं है। कई लोग सुब्रमण्यम मनियम ही बोलते रहते हैं सब लेकिन लोग। मैंने आज तक सच में बताऊं तो मनियम ही सुना है। मनियम उनका नाम सुब्रमण्यन स्वामी। हाँ, वो तो है, वो तो है। नाम का वैसा ही रहता है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि गुस्सा होने वाली कोई बात होती नहीं तो है, लोग होनी अच्छा नहीं लोग चाहिए। बुरा मानते हैं ना, आप तो पता है अच्छी तरह। जब आपको बार बार तनवर बोलते हैं वो मन में खटका तो होता है, तनवर क्या है यार ये। नहीं, नहीं, मुझे तनवर से ज़्यादा ना, मैं 2-3 बार ऐसा हुआ है कि या तो मतलब मुझे गलत सुनाई दिया है या वैसा हुआ ही है। और अगर सिर्फ मुझे गलत सुनाई दिया था तो ऑडियंस को गलत नहीं सुनाई देता। मैं एक बार इधर गया था, बनारस एक यूनिवर्सिटी में गया था, तो वहाँ पे मैडम ने वो गलत प्रोनाउंसिएट किया कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, ही इज नोन एज। और वो सामने वाले बच्चे देख के मेरी तरफ देख रहे हैं, है ना? किसको बुला लिया? है ना? नहीं, उनको शायद ये लग रहा है देखने में लगता तो नहीं है ऐसा। तो मैंने वो जब मेरा नंबर आया तो मैंने वो खड़े होकर फिर स्पेलिंग एक-एक वर्ड उसका बोला और इसको मैंने बताया कि इसको हिंदी में तालाब कहते हैं, है ना? ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो लेकिन जो बच्चों की मुस्कुराहट थी ना चेहरे पे, वो बता रही थी कि इनको सही सुनाई दिया। सही सुनाई दिया है। और वैसे ही अभी मैं मुंबई गया था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे भी वैसा ही हुआ। मतलब या तो किसी-किसी का लगता है वैसा कि वो पॉन्डमैन को वैसा ही बोलते हैं, या फिर माइक से बोलते हैं तो आवाज़ जाती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको जो सुनना है वही सुनाई देता हाँ हाँ, ये भी है ये ना? भी तो वो हाँ, है। हाँ, हाँ। तो तनवर से ज़्यादा खतरनाक वो वाला रहता हाँ है हाँ, मेरे पॉन्डमैन लिए। तो ज्यादा ही है भाई। अच्छा सर, एक बात बताइए, मैंने रिसेंटली आपका एक चैनल है, पॉन्डमैन करके चैनल है आपका, उस पे आपका एक छोटा सा आपने 3-4 मिनट का डाला था। उसमें आपने जो यंग लोग हैं उनको आपने ये कहने की कोशिश की थी कि भैया मतलब जॉब मत छोड़ो यार, जॉब छोड़ना ये बेवकूफ़ी मत करो कि सबसे पहले जॉब ही छोड़ दी, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी काम बाद में, पहले जॉब छोड़ के देखता हूँ मैं। बिल्कुल, ये इसके बिल्कुल। बारे में बताइए जरा। उसके लिए एक्चुअली मैंने वो बात जो कही है, वो बहुत सारे जो ईमेल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो उसमें बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सर मैं भी जॉब छोड़ के आपकी तरह एनवायरनमेंट के फील्ड में आना चाहता हूँ। ये तो चलो ठीक है ना? कि जॉब छोड़ के उसकी कोई इच्छा है वो। लेकिन जब कोई ऐसा मैसेज आता है कि सर मैंने जॉब छोड़ दी है, अब मैं एनवायरनमेंट के फील्ड में आना चाहता हूँ, तो वो एक मतलब खतरनाक लेवल होता है किसी का भी, कि आप जॉब छोड़ दिए और अब आप सोच रहे हैं कि एनवायरनमेंट के फील्ड में कैसे आना है। तो आपको इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मुझे लग रहा है 100 बार सोचना चाहिए जी था। जी। क्योंकि उनको कहीं न कहीं, क्योंकि जो मीडिया की हेडलाइंस है ना, वो उनको प्रेरित करती हैं। जैसे मेरे बारे में ही हेडलाइंस बनती हैं कि एमएनसी की जॉब छोड़ के तालाब साफ करना शुरू किया। बट वो एक लाइन में हेडलाइन लिखी जा सकती है, लेकिन एक लाइन में ना वो जर्नी पूरी नहीं जी होती जी जी जी। है ना? तो वो जॉब छोड़ना और
तालाब का काम शुरू करने के बीच में जो संघर्ष था, सालों का टाइम था, या जॉब छोड़ने से पहले जो पूरा एनालिसाइज किया गया था, उसके बीच में जो काम था वो कोई नहीं लिख सकता। तो उनको फिर मैं वही समझाता हूँ कि यदि आपकी गुंजाइश अभी भी बची हुई है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं या करे रहना हाँ, चाहते हैं, तो आप कर लिए। पहले थोड़ा सा पार्ट टाइम ज्वाइन करिए, आप वॉलेंटियर की तरह काम करना शुरू करिए। क्योंकि मुझे खुद पता है, जब मैं एमएनसी में जॉब करता था तो मैं बचे हुए टाइम में, सैटरडे संडे में या ऑफिस टाइम के बाद, मैं एज ए वॉलेंटियर काम करता था, ताकि मुझे नॉलेज हो इस फील्ड की, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से फंड्स आते हैं, कहाँ से टीम बनती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर होती है, कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते हैं, कैसे गाँव वालों से इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन आपने एक ही झटके में जॉब छोड़कर आप पूछ रहे हैं कि अब मुझे एनवायरनमेंट के फील्ड में करना है, तो आपका फेलियर होने का चांस है 99%, जी, जी। है ना? क्योंकि आपने उससे पहले कोई उसके बारे में स्टडी नहीं की, ना कोई पता किया है। फिर भी हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो और आप किसी भी फील्ड, एनवायरनमेंट के फील्ड क्यों, किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर लें। तो उनको मेरा वही सजेशन रहता है कि आप, एनवायरनमेंट फील्ड बुरा नहीं है और सबको करना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि आप जॉब के साथ-साथ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। जब आपको एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट ही करना है, तो यही एक रास्ता नहीं है कि जॉब छोड़ के ही करना जी, जी। है ना? वो मतलब हमारी तरह से अगर सब साइको हो जाएँगे, जॉब छोड़ के इधर ही आ जाएँगे, तो भी पर काम नहीं आपको नहीं चलेगा। लगता सर कि मेनली तो उनका वो फेम ही है रीज़न? मतलब जो लोग कहते हैं मैं जॉब छोड़ के करना चाहता हूँ, वही मैं क्योंकि कह रहा हूँ। वॉलंटियर बनना तो आसान है ना, आप जाइए वॉलंटियर बन जाइए। बन जाइए, अगर हाँ। आपको सच में ही करना है तो सैटरडे संडे करिए आप, बिल्कुल करिए। है ना? और मैं बता रहा हूँ कि जितने हमारे पास ना, मतलब सैकड़ों मैसेजेस, ईमेल्स आते हैं महीने में कि मैं एज ए वॉलंटियर काम करना चाहता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो जब भी कोई बिफोर आफ्टर की पिक्चर इंटरनेट पे आती है, तो उस दिन बहुत सारे आते हैं, फिर अगले दिन कम आते हैं, अगले दिन कम आते हैं, फिर ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होने लगती है। लेकिन उन लोगों को हम फिर क्या करते हैं, ग्रुप में ऐड कर देते हैं या वो करते हैं, तो उनको अगले 10-15 दिन तक ना बहुत चुलबुलाहट रहती है कि नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है। लेकिन जैसे हम डालते हैं कि सैटरडे को हमारी एक्टिविटी आ जाइएगा, तब उनको पता चलता है कि यार मेरी तो दादी बीमार है मुझे तो ऑफिस ने वो बुला लिया। मतलब 80% लोग नहीं आ जी, पाते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे बहुत आसान है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन सच में जब ट्रेवल करके, घर छोड़ के, मेट्रो से, गाड़ी से, बाइक से दूर जाना पड़ता है ना साइट पे, तो आप उनमें से 100% में जो आ जाता है ना, वो अगली बार कोई नहीं आता है। अच्छा, जो आ जाते हैं वो नहीं वो आते। कभी नहीं आता है वापस लौट के, अच्छा, क्योंकि उसको पता होता है कि धूप में काम करना अच्छा। है ना? 1-2% बचते हैं जो उसके बाद भी हिम्मत हाँ, दिखाते हाँ, हैं हाँ, कि हाँ। सर, वो भी ऐसे कहते हैं, सर कभी मौका मिला तो फिर आएंगे। ऐसे कितने केसेस होते हैं ऐसे जहाँ पे लोग जोश-जोश में आ तो गए, पर अगली बार आपको पता शक्ल पे लग गया कि भाई अब अगली बार नहीं दिखता है, आएगा वो ये। दिखता है हाँ, ना? हाँ। क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पिछले साल स्टूडेंट थे, हुँ, हुँ। वो आए थे, है ना? कि सर ये इसी फील्ड में हम करियर बनाना चाहते हैं और हम जो है शुरुआत करेंगे आपके इंटरव्यू से। तो मैंने कहा आइए हमारे, तो सर हम आपकी साइट पे ही आ जाएँ, वहीं ऑफिस में बैठ के कर लेंगे। मैंने कहा आपका मोस्ट वेलकम है। तो वो आए, बच्चे 4 थे, 3 लड़कियाँ थी और 2 लड़के, 5 बच्चे थे वो, हुँ, हुँ। ठीक है? और वो आए, आके प्लांटेशन साइट थी, मुझे पूछने लगा चलें सर ऑफिस? तो मैंने कहा चलिए। तो वहाँ पे तिरपाल टकी हुई थी, 4 बाँस खड़े कर रखे थे हमने, ऊपर से बोरा ढका हुआ था, तो हमने ईंट बिछा रखी थी, बैठो यहीं पे। अब वो मेरी तरफ, मुँह की तरफ देखने लगे, सर ऑफिस नहीं जाना। मैंने भाई यही ऑफिस है, यहीं बैठ के करना है जो कुछ करना है। प्लांटेशन साइट पे किसी का कोई ऑफिस नहीं होता सही है। बात है। और मेरा ऑफिस है, अगर है भी तो घर पे ही है, ग्रेटर नोएडा, वहाँ हुँ। चल सकते हो तो बताओ, नहीं तो यहीं बैठ के करना है। तो उन्होंने फिर मन मार के वो किया तो सही, लेकिन उन्होंने जो प्लानिंग, पहले जो ऑफिस देखने से पहले जो उन्होंने मुझे पूरा शेड्यूल बताया था अगले 2-3 महीने का, कि हम वीक में 2 बार आया करेंगे, वो एक बार भी कभी नहीं आए। और तो मुझे जैसे वो जब जा रहे थे ना, तो तभी मुझे पता चल गया था कि अब ये नहीं आने नहीं वाला है आएगा। कभी। अच्छा, ये बहुत होता है जैसे हमारे ऑफिस में भी जो लोग न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, हमें शक्लें देख के पता होता है कि कल आएगा कि नहीं ये आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि हमारे कॉल सेंटर तो सर ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो पता हाँ, चल जाता है वो कि जोश में जो लोग होते हैं ना वो यूजुअली नहीं कर बिल्कुल, पाते ये बिल्कुल। काम। एक्चुअली ये क्षणिक जोश होता हाँ, 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 हाँ। है ना? और क्षणिक जोश जो है बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। हुँ, हुँ, हुँ। और वो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर भी आता है। कई बार हम भी ओशो की वीडियो देख के ना, मैं भी उसी दिन डिसाइड कर लेता हूँ, आज से सब छोड़-छाड़ के मेडिटेशन करूँगा, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। वो 1-2 दिन चलता है, अगले दिन फिर मोहमाया में फँस जाते हैं। तो वैसा ही उनके अंदर हाँ, भी हाँ, होता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ओशो के बारे में आप बहुत ज़्यादा ही आप वो है यू आर इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्सनैलिटी कॉल्ड एज़ ओशो। ओशो आपके जीवन में आए कैसे? एक्चुअली ये जब मैं 12th के बाद था, तो कुछ ऐसे मित्र मिले। पहली बार तो जब मैं उनकी गाड़ी में, एक मित्र थे, उनकी गाड़ी में जब मैं बैठ के ट्रेवल कर रहा था, तो उन्होंने अपनी उस पे चलाया हुआ था। वहाँ मैंने ट्रेवल करते-करते सुना
बट जब मैं उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया, जब मैं पहले घर गया तो घर जाते ही सबसे पहले मैंने वही गूगल किया कि ये था कौन बंदा जो उसके कार में बोल रहा था। मैंने बोला तो मैंने सुनना शुरू किया और फिर मुझे लगा कि जो बोल रहा है चाहे वो कड़वा लग रहा है लेकिन सही बोल रहा है ना। चाहे हम मेरे पास उसके जवाब हैं कि नहीं है, चाहे जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे वो एक बार के लिए मन में सोचना पड़ता है कि हाँ वो गलत है ना, अपने को गलत ठहराना पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद महसूस होता है कि कह तो ठीक रहा था। तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उनसे एक्चुअली। और उनके विचारों से लगता है कि जैसे कोई स्वतंत्र आदमी बोल रहा है ना। वो ऐसा बोल रहा है कि जो ऑडियंस को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा है। कुछ लोग, क्योंकि हम भी कई बार वही बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है, लेकिन उनको कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो सामने वाला सुनना चाहता है वही बोलना है। आपको बुरा लग रहा है 1 मिनट में लग जाए, आपको अभी जाना उठ के चले जाइए, लेकिन बोलना वही है जो उनको अच्छा लगेगा, जो सच है या जो तार्किक है, उसको मैं तार्किक कहूँगा। तो उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। उनकी एक जोबरा द बुद्धा उनकी एक किताब है, अच्छा है ना। तो वो 1-2 किताब मैंने काफ़ी पढ़ी है और उनसे काफ़ी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करता हूँ। ओशो, रजनीश, मुझे ऐसा लगता है जो जहाँ तक मैंने उनको जाना है कि अपने समय से काफ़ी पहले पैदा हो गए हो। आज के समय में पैदा होते तो क्या पता, मतलब जैसे सोशल मीडिया के दौर में तो क्या पता पूरा देश ही कन्वर्ट हो जाता है ओशोइज्म में। वो सत्ता पलट कर देते हाँ, किसी भी देश की। हाँ, जीनियस थे वो, है ना। और एक और प्रश्न है कि अभी रिसेंटली आपने गुरुग्राम में एक तालाब का उद्घाटन किया है, बहुत अच्छी पगड़ी पहनी थी आपने। जी जी। वो उसके बारे में बताइए। ये कोका कोला इंडिया द्वारा सपोर्ट किया गया एक तालाब था। ये सुखोपुर गांव है गुड़गांव का, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। मंदिर के पास ही काफ़ी बड़ी ज़मीन पड़ी है अवेलेबल, जिसको बाबा जोहड़, है ना, बाबा जोहड़ वहाँ के रीजनल नेम से वो जानते हैं। तो बाबा जोहड़ को ही सपोर्ट किया। तो उसमें एक PhD रूरल नाम से एक संस्था है, और वो एग्जीक्यूशन उसमें पार्टनर थे। तो वहाँ पे मैं गया था। तो उन्होंने उस दिन, मैं एक्चुअली बॉम्बे से दिल्ली आ ही रहा था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप आ सकें थोड़ा देर का समय निकाल के। तो फिर मैं रात को, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना था वहाँ पे, तो मुझे लगा कि अभी 2 घंटे ट्रेवल करके घर जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, तो मैं वहीं गुरुग्राम में ही रुक गया और सुबह वो अटेंड करके आया। तो ये तालाब इसलिए इस तरह की खासियत है क्योंकि गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये ऐसे शहर है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस एकदम ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले बड़े तालाब थे, लेकिन अभी या तो वो छोटा सा कंक्रीट का जैसे छोटा सा टैंक बन गए हैं वो। लेकिन वहाँ उस बीच में अगर आज भी तालाब को बचाए रखना है तो उनको, ये सही समय है कि उनको अभी रिजुवनेट करना पड़ेगा। तो बाबा जोहड़ को काफ़ी अच्छा रिजुवनेट किया गया है। चारों तरफ पेड़ लगाए गए हैं, है ना, इनलेट्स बनाए गए हैं, वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है, और आई होप कि वो अगले 1-2 साल में बहुत सुंदर दिखेगा। नहीं, अभी भी फोटोज बहुत सुंदर लगी थी मुझे, वो जो सीढ़ियों पे आप नीचे उतर रहे हैं, जी जी बहुत जी अच्छी जी। थी फोटोज। आपका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या रहा है अभी तक? मतलब वैसे नहीं होता, कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, क्रिटिसाइज करने वाले हमारे देश में हैं बिल्कुल और बिल्कुल। हमेशा रहेंगे। इवन ओशो को भी अगर आप देखेंगे तो क्रिटिक ही बहुत अच्छे थे, क्रिटिसिज्म बहुत शानदार करते थे वो, और वही हमको पसंद भी आता है कि कोई किसी को क्रिटिसाइज करे बहुत अच्छे से और लॉजिकली क्रिटिसाइज कर दे। आपका सबसे लॉजिकल क्रिटिसिज्म किसने मेरा किया? जो लॉजिकल क्रिटिसाइज जो लोगों ने किया है वो है कि जो मैं टॉक देता हूँ, जो मैं कॉलेज या स्कूल्स में जाता हूँ, तो उसके लिए आई चार्ज, अच्छा, है ना, अच्छा। और वो बहुत नॉमिनल सा चार्ज होता है। हम्म। अगर मेरे बच्चे मेरी वजह से फ्यूचर में मुझे ही गाली देंगे कि मेरा बाप सस्टेनेबल नहीं बना पाया हमको, है ना। तो मतलब इस फील्ड में अगर मैं युवाओं को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, इस फील्ड में अगर मैं उन युवाओं को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ जो जिनका मन अभी इंजीनियर बनने का है, जिनका मन अभी डॉक्टर बनने का है, जिनका मन अभी पायलट बनने का है, और मैं उनको इंस्पायर करूँ कि नहीं, आपको एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहिए, तो मुझे उनको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के भी सपने दिखाने होंगे। बिल्कुल। अदरवाइज तो आज हमारा घर परिवार रिश्तेदार में कोई अपने बेटे को नहीं कहता कि तुम जाके एनवायरमेंटलिस्ट बन जाओ, क्योंकि उनको पता है ना तो विदेश जाने का मौका मिलेगा, ना ये ऑडी खरीद पाएगा जीवन में, ना एक अच्छी लाइफ जी पाएगा, और मोरल्स के भरोसे और मैनर्स के भरोसे या एनवायरमेंट के लिए आपके जो अच्छे विचार हैं उनके भरोसे जीवन नहीं जिया जाता है।
तो सबसे अच्छी बात है कि अगर युवाओं को इस तरह पर अट्रैक्ट करना है तो उनको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा। तो मैं वही कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस फील्ड में रहूँ, और उसके लिए अगर मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ तो समाज को शायद मेरी ज़रूरत समझ के समाज को मेरा खर्चा उठाना भी पड़ेगा। पर मुझे एक बात बताइए ना, आपको उनसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पूछना चाहिए कि भाई शिक्षा भी तो मुफ्त में देना चाहिए, आप लोगों क्यों नहीं दे रहे मुफ्त में? आप तो एक सेमेस्टर का 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं एक बंदे से। जो कॉलेज 8-8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं साल का, 20-20 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ के ऐसे गरीबी की शकल बना के ऐसे कहते हैं ना कि सर हम आपको मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको रहने के लिए कुछ जुगाड़ कर देंगे, आने जाने का दे देंगे, बट हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, पैसे मत दीजिए, आप मेरी साइट पे 500 पेड़ पहुंचवा दीजिए। और अगर यार पेड़ भी नहीं दे सकते और आप मुझे बुला रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे लेक्चर देने के लिए, तो फिर आपका इवेंट ही सस्टेनेबल नहीं है, आप खुद भी सस्टेनेबल नहीं, इवेंट उसके लिए बना ही नहीं है, है ना, आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप मान लो पेड़ प्लांटेशन में भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि 1000 बच्चों को इंस्पायर करके जाइए सस्टेनेबल बनने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो फेक चीजें हैं फिर। तो वही मैं उनको दोनों अभी तरीका बताता हूँ कि आप तो पेड़ प्लांटेशन में सपोर्ट करिए या फिर हमें इतना आप सब फाइनेंशियल सपोर्ट करिए, तो ही हम आ पाएंगे। तो उसका सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म अभी तक होता है कि आप एनवायरनमेंट के लिए काम करते हुए भी आप चार्ज लेते हैं, तो दैट इज़, और मैं उसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं लेता हूँ, और मैं अभी तो बहुत कम लेता हूँ, फ्यूचर में और भी ज़्यादा लूँगा। बिल्कुल लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना भी चाहिए। और लेते सब है, एक्चुअली क्रिटिसिज्म शायद इसलिए होता है कि लेते सब हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को आज तक डिस्क्लोज नहीं कर पाए हैं, है ना। जो मेरे लिए भी आज तक इंस्पिरेशन है इस फील्ड में, जो लोग हैं बहुत सीनियर हो चुके हैं, वो भी लेते हैं, है ना, लेकिन वो क्या है, तब पब्लिक में आके बोलेंगे कि नहीं ये सब मोह माया है ना। मैं उस चीज को नहीं करता, अदरवाइज तो यूथ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा इस फील्ड में आने के लिए। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ ना कि क्यों नहीं करूँ मैं चार्ज। बिल्कुल, ये भी तो देखिए ना कि आखिर मैं क्यों नहीं, मुझे तो कुमार विश्वास का मैं ढूंढ रहा हूँ, अच्छा मिल नहीं रहा है। कुमार विश्वास ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी इस पे। उसके ऊपर जब आम आदमी पार्टी नई बनी थी तो कुछ लोगों ने उसके वो निकाले कि जब भी ये कवि सम्मेलन करने जाते हैं तो ये शायद उस समय 5-7 लाख रुपए लेते होंगे और बिजनेस क्लास का टिकट मांगते हैं। तो अगर ये इतने आम आदमी है तो बिजनेस क्लास का टिकट क्यों चाहिए, इतना पैसा क्यों चाहिए? अरे भाई, तुम जब ये न्यूज चला रहे हो, न्यूज चैनल में चला रहे हो ना, तुम पैसा क्यों चार्ज करो एडवर्टाइजर को? तुम मत करो चार्ज। बिल्कुल, वो दूसरे पे उंगली उठाने से पहले खुद पे तो उंगली उठाओ थोड़ा सा। दूसरे बड़े आसानी से उंगली उठ जाती है कि सर आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर, पैसा क्यों ले सकते हैं? अजीब गंवारपना है भाई ये। जबकि उसी इवेंट को कराने के लिए जिसमें इनवाइट किया गया, हो सकता है पीछे से आप ही ने उसके एवज में 5 लाख रुपए कमा लिए हों, बड़ी बात, लेकिन आप आगे 5000 नहीं देना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा दुर्भाग्य रहता है, लेकिन उसको अब झेलने की आदत हो गई है कहीं ना कहीं मुझे भी। सर एक और भी है, पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने आपको एक अवार्ड दिया। जी जी, तो उसके बारे में बताइए। ये गुजरात में, ये राजकोट के पास जगह है, अमरेली के पास। तो वहीं पे मैं गया था और मुझे इनवाइट किया था ये सावजी ढोलकिया जी ने। अच्छा। उनकी संस्था है ढोलकिया फाउंडेशन, तो एक रोहित तिवारी जी उनकी तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, बट सावजी ढोलकिया, उनकी भाई हैं तुलसी ढोलकिया, उनका परिवार बहुत कोऑपरेटिव था। तो हमने उनका घर, फैक्ट्री, ऑफिस वगैरह उन्होंने सब विजिट कराए वहाँ पे सूरत में। और वहाँ पे उन्होंने मेरे अलावा कुछ पद्मश्री और पद्म विभूषण लोगों को भी आमंत्रित किया हुआ था। और फिर वहाँ से सूरत से हमें जाना था राजकोट के पास अमरेली एक जगह है, वहाँ पे हमें जाना था। और वहाँ शायद क्योंकि मैं, सब लोग 1-2 दिन पहले आ गए थे, मैं तुरंत तभी पहुँचा था मैं और सूरत, और 2 घंटे बाद ही वापस से मुझे निकलना भी था अमरेली के लिए। तो मैंने कहीं ना कहीं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं जस्ट अभी आया हूँ, तो मैं यहाँ से 1-2 लोगों से मिल भी लेता हूँ तब तक, तो मैं सुबह चला जाऊँगा, लेकिन सुबह इवेंट था। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम आपके लिए कुछ इंतजाम करते हैं। तो सुबह मैं उठा तो उन्होंने सुबह ही बोला कि सुबह पता चल जाएगा क्या इंतजाम है आपके लिए। तो सुबह उठा तो फिर उनकी टीम से फ़ोन आया कि सर आप एयरपोर्ट पहुँच जाइए, आपके लिए फ़्लाइट का अरेंजमेंट है। तो फ्लाइट का अरेंज, मैं गया तो वहाँ पे उनके जो सावजी ढोलकिया के छोटे भाई है तुलसी ढोलकिया, जी। तो वो थे, मैं था, और वहाँ पे एक चार्टर प्लेन की व्यवस्था थी। क्या बात है। तो मैं तो उसको देख मतलब बड़ा पहली बार वीआईपी फीलिंग मुझे आ रही थी। मेरे लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था की गई है। तो उसमें जो 7-8 घंटे का टाइम लगना था, वो हमको उसने शायद 80-90 मिनट में उसने, क्या बात है, हमें वहाँ पे पहुँचा दिया। और वो काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव
फैमिली थी। हाँ, हाँ, उन्होंने जब हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपको जहाँ-जहाँ पे हमने भी बहुत सारे तालाब बनाए हैं, हाँ, हाँ, तो उन्होंने पायलट को कहा कि जहाँ-जहाँ पे हमारे तालाब हैं, हाँ, 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 तो रामवीर जी को वो दिखाते हुए जाना। हाँ, हाँ। तो उन्होंने इसलिए शायद ज़्यादा टाइम लिया, तो वो ऐसे मतलब जहाँ तालाब होता था नीचे जाते थे, तालाब दिखाते थे, फिर ऊपर जाते अच्छा थे। जी, क्या बात तो है। पूरा सफ़र उन्होंने काफ़ी एंजॉयबल हाँ, बनाया। हाँ, 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 तो तब लग रहा था कि चार्टर प्लेन होने का क्या फ़ायदा हाँ, है ना, हाँ, हाँ, जहाँ जब मन करे मोड़ दो उसको गाड़ी की तरह। हाँ, तो बिल्कुल सही वहाँ बात है। पे गुजरात के माननीय गवर्नर साहब भी थे, अच्छा, और अच्छा। देवव्रत आचार्य जी, तो हुँ। वो थे, और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, और खुद सावजी ढोलके थे, और काफ़ी पद्म विभूषण और पद्मश्री लोग थे। तो वहाँ पे हमें 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। एक मैं था, एक राजेंद्र सिंह जी थे जिनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला हुआ है, जी, इनको जी। हम और एक आनंद मल्लिक अवार्ड। जी, 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 जी। तो हम 3 लोगों को माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी और गवर्नर साहब और साहब ढोलकिया जी ने सम्मानित किया काम के लिए, और हमारे विचार भी उन्होंने जाने कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उन्होंने आमंत्रित किया कि गुजरात में यदि हम जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने अब तक सीखी हैं, जो हमने ग्राउंड पे सीखा है, तो उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप फील फ्री आप करिए। हुँ, हुँ। आपको जो जितना यहाँ पे करना है तो हमारी संस्था के साथ मिलके आप कर सकते हैं। तो वो था, बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही मेरे लिए एक सुखद अनुभव था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी से भी मिलना हुआ, गवर्नर साहब से भी, सावजी ढोलके, और इतने सारे पद्मश्री, पद्म विभूषण, और मैंने वहाँ पद्मश्री और पद्म विभूषण लोगों को देखा, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे आज भी जो उनको देख के लगता है कि सरकार सच में कैसे-कैसे लोगों को चुन-चुन के पद्मश्री देती नहीं, इसमें बहुत अच्छा है ना? हुँ, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चल नहीं पा रहे थे। हुँ, हुँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि ट्रेन कैसे बुक होनी है, फ्लाइट कैसे बुक होना है ना? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी गाँव से थे, और पहले वो गाँव से कभी पहले ऑटो में बैठ के वो शहर तक पहुँचे थे, फिर ऐसे मतलब 3 दिन में वो जाके पहुँचे थे वहाँ तक ट्रेन से। हुँ, हुँ, तो वैसे लोग थे, तो और लेकिन उनका काम जो था, हुँ, उनको देख के हुँ, मतलब हमें लग रहा था कि अभी बहुत काम करने की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल। जितना उन लोगों ने काम किया है, उनकी एज निकल गई, उनकी जीवन निकल गया एक हुँ, काम को हुँ, हुँ, करते-करते, हुँ, हुँ। और अब वो जब 70 साल के हैं, तो अब जाके उनको एक भारत सरकार ने एक रिकॉग्नाइज़ किया है हुँ, उनको। हुँ। तो उनकी फिर मैंने जितने भी पद्मश्री और पद्म विभूषण थे, तो उन लोगों की पूरा जैसे वो करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन लोगों से पूछ-पूछ के मैंने थोड़ा पॉइंट्स नोट किए, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी लाइफ़ में उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैं क्या बात कोशिश करूँगा कि हुँ, जीवन में अपनाऊँ। बहुत बढ़िया और हम डिमांड करते हैं, इक्वलेस डिमांड करता है भारत सरकार से, पॉन्डमैन डिमांड नहीं कर रहे हैं, पॉन्डमैन डिज़र्व करते हैं, उनको पद्मश्री मिलना ही चाहिए इस बार। तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी, करके थैंक यू। पॉन्डमैन जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। हमारे शो पे आए और जल्दी ही दोबारा बुलाएँगे तीसरी बार आपको। बिल्कुल। थैंक यू धन्यवाद। सो मच।